राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी पे। ये जो मेरी सीरीज चल रही है किस्सा गोई, इसका आज ये 11वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में मैंने अपनी कहानी बतानी शुरू की थी। उसमें मैंने बताया कि मेरा बचपन में मेरी पढ़ाई कैसे हुई। बचपन से मुझे पढ़ने का शौक पैदा हो गया था। पढ़ने मतलब कोर्स की किताबें नहीं, जनरल रीडिंग, साहित्य पढ़ने का। इसके साथ साथ पहलवानी का शौक। पहलवानी का शौक बच्चे का नहीं होता, वो उसके पिता का शौक होता है। वो अपना शौक अपने बच्चे के माध्यम से पूरा करता है। तो पहलवानी कराने का शौक हमारे पिताजी का था। प्रॉब्लम ये थी कि हम रहते थे तब फौज के कैंपस में, वहां कहाँ रेसलिंग का सेटअप मिलता हमें। और रेसलिंग का गढ़ शुरू से हरियाणा पंजाब रहा है। हम कहाँ सिक्किम में पढ़े हैं, कहीं कोटा राजस्थान में पढ़े हैं, कहीं साउथ में हैं, कहीं कभी गैंगटॉक, दार्जिलिंग, इधर। ऐसे में कहाँ रेसलिंग होती। पर इसके बावजूद हमारे पिताजी ने हमें घर पे ही, अब कहाँ एक तरफ हरियाणा के प्रोफेशनल रेसलर, प्रोफेशनल अखाड़े, वो कहाँ हम लोग काम चलाओ। खैर, उसके बाद इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मुझे हरियाणा में, जब मैं करीब 12 वर्ष का, जब मैंने 12th पास की, तो मुझे बाई चांस अंबाला में, हरियाणा में फादर की पोस्टिंग हो गई। तो वहां से हरियाणा की रेसलिंग से हमारा एक्सपोजर हुआ। उसके बाद फिर मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल भिवानी चला गया। मैंने अपना ग्रेजुएशन भिवानी से किया। स्पोर्ट्स हॉस्टल भिवानी में 2-3 साल पहलवानी करने का मौका मिला। उसके बाद कैप्टन चांद्रोप के अखाड़े में दिल्ली में पहलवानी करने का मौका मिला। और हरियाणा की पहलवानी से परिचय हुआ तो पता चला हरियाणा में एक्चुअल पहलवानी है क्या। क्या ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी आई, नेशनल लड़ा 4-5 बार। तब तक जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया स्पोर्ट्स हॉस्टल भिवानी में रहते हुए, वेस्ट कॉलेज भिवानी से। उसके बाद मैंने एनआईएस पटियाला के लिए रेसलिंग में कोचिंग का डिप्लोमा जो होता है पटियाला में, उसके लिए अप्लाई किया। वहां मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन मैंने बताया सिर्फ 10वीं तक हुई है। 12वीं और बीए तो मैंने मतलब प्राइवेट पढ़ते हुए इधर उधर, नाम मात्र का, कभी कॉलेज कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। 10वीं के बाद कभी स्कूल ही नहीं गए, कोर्स की किताबों को हाथ ही नहीं लगाया। एक बड़ा मजेदार मुझे किस्सा याद आता है कि जब बीए सेकेंड ईयर का जब मैंने एग्जाम दिया, तो ऐसे ही मतलब अंदाजे से ही दिया था। हिस्ट्री और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट्स थे, साइकोलॉजी। उसमें मेरे 58% मार्क्स आ गए। तो मेरे एक गुरुजी थे, उन्होंने बोला यार थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो अगले साल अगर 62 ले आओगे तो ग्रेजुएशन में तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन बन जाएगी। तो ये इससे मुझे प्रेरणा मिल गई। तो फाइनल ईयर में मैंने 1 महीना, मुझे याद है, मैंने 1 महीना पूरी जम के पढ़ाई की थी, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और मुझे याद है मेरे 62% मार्क्स आ गए थे बीए फाइनल में। तो 58 और 62 मिला के बीए में मेरी फर्स्ट डिवीजन बन गई थी। बीए फाइनल ईयर का एक बड़ा मजेदार वाकया मुझे याद आता है। वही इमेज और परसेप्शन, मैंने वो वकील साहब वाली कहानी सुनाई ना कि हमारी परसेप्शन क्या है, हमारी इमेज क्या है। तो पहलवान होने के नाते कॉलेज के प्रोफेसर्स मुझे जानते नहीं थे। उन्होंने कभी कभी मुझे देखा था बस। तो पता नहीं क्यों मेरी, उनके मन में मेरी क्या इमेज थी मुझे नहीं पता। पहलवान वाली इमेज थी। बीए फाइनल का इंग्लिश का पेपर था। तो मैं वहां कॉरिडोर में जब टहल रहा था, तो जो उस कमरे के जो इन्विजिलेटर थे, उन्होंने सोचा कि ये पहलवान किसी को नकल मरवाने या किसी को बिठाने या कुछ ऐसे के लिए आया होगा। ये पढ़ने लिखने वाला आदमी तो, मैं शक्ल से लगता ही नहीं था कभी पढ़ने लिखने वाला आदमी, ऊपर से पहलवानी वाली इमेज। तो जब वो घंटी बज गई, सब लोग चले गए, तो मैं भी रूम में, तो मुझे बोला पहलवान जी अब आप भी चलो। मैंने कहा सर मैंने पेपर देना है। बोला अच्छा पेपर देना है तुमने, ओ। तो घबराए कुछ, और मैं उन्हीं के रूम में था। तो तब मैंने वहां बैठ के
जब वो आंसर शीट मिल गई, उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिला। क्वेश्चन पेपर मिला तो मिलते ही सब लोगों ने जो है नकल मारने की तैयारी शुरू की। अब इंग्लिश की मेरी शुरू से कमांड बहुत अच्छी थी, तो मैंने 10 मिनट उस पेपर को कायदे से स्टडी किया। तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी। 10 मिनट मैंने उस पेपर को स्टडी किया, भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से करने हैं। उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया और मैं आराम से लिखता रहा। तो लिखते लिखते करीब आधा पौना घंटा, 1 घंटा जब बीत गया तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो मैंने देखा तो वो हमारे जो गुरुजी थे वो मेरी पूरी कॉपी पढ़ रहे थे और मैं लिखे जा रहा था। तो मैं ऐसे सकपकाया तो उन्होंने कहा प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं लिखता रहा। मैं देखता हूँ हर 10 मिनट बाद वो मेरे पीछे आके खड़े हो जाते थे और मेरी कॉपी पढ़ने लगते थे। पढ़ते 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 पूरा पेपर उन्होंने मेरी पूरी आंसर शीट पीछे खड़े होकर पढ़ डाली और मैंने पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था। तो जब पेपर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया तो उन्होंने मुझसे पूछा हु आर यू। अब मैं उसका क्या जवाब देता। तो जब सब आंसर शीट्स वगैरह जब कलेक्ट हो गई तो उन्होंने मुझसे मुझसे मिलके जाना। वो एकदम यंग थे, जो लेक्चरर थे, ही वाज अ यंग बॉय। बाद में मुझे पता चला कि इनफैक्ट वो यूपीएससी के एस्पायरेंट थे। बाद में उनका यूपीएससी क्लियर भी हुआ। आजकल वो कहीं मतलब सीनियर ऑफिसर हैं, नाम उनका मुझे याद नहीं है। बाद में 2 साल बाद मुझे पता चला। तो वो मुझसे बड़ा इंप्रेस हुए। उन्होंने मुझसे कहा यार मैं तो तुम्हें पहलवान कोई गुंडा बदमाश समझता था, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। तो मैं अब उनको क्या जवाब देता। तो मैंने कहा था पता नहीं क्यों मेरी इमेज ऐसी बन जाती है समाज में। मैं आपको और बड़ी मजेदार एक बात बताऊं कि मैं अपने गांव में जब सैदपुर में रहता था तो सैदपुर में भी लोग मुझे जानते नहीं थे। कुछ लोग जो मुझे सिर्फ दूर से देखते थे, तो वहां पे भी मेरी इमेज पहलवानों वाली थी कि एक पहलवान है जो कि स्कूटर मोटरसाइकिल पे बुलेट पे घूमता है। इमेज वही थी मेरी। बाद में बहुत लोगों को, बहुत मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बाद में बताया कि आपको पता है आपके समाज में इमेज क्या है। मैंने कहा नहीं। कहते आपको लोग अनपढ़ और बदमाश आदमी समझते हैं। खैर साहब, चलिए। तो मैंने एनआईएस का डिप्लोमा किया पटियाला से। आई वाज द टॉपर देयर, क्योंकि एकेडमिक्स में शुरू से मैं ठीक था। तो वहां पे मैंने टॉप किया। रेसलिंग भी मेरा स्टैंडर्ड अच्छा था। तो मुझे वहीं पे टीचिंग में मेरे गुरुजी थे मिस्टर बीवी भागवत, द्रोणाचार्य, देश के प्रथम द्रोणाचार्य। उन्होंने मुझे वहीं पे टीचिंग में ही रख लिया। फिर मैंने बहुत साल एनआईएस पटियाला में टीचिंग की। बाद में मेरा हेड ऑफिस में सिलेक्शन हो गया। जैसे अब भेज दिया गया मुझे वहाँ पे साई में टीम्स विंग में प्रोजेक्ट ऑफिसर की एक पोस्ट खाली थी और उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि पत्र व्यवहार अंग्रेजी में कर सके, मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन कर सके, साई का और रेसलिंग का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अंग्रेजी में जो है पत्र व्यवहार कर सके। तो उन्होंने बोला था वो पहलवान है उसको ले आओ। कहता मुझे वहां दिल्ली मुझे कतई रास नहीं आई, क्योंकि दिल्ली में जहाँ मैं रहता था वहां से नेहरू स्टेडियम आने में 1.5 घंटा सुबह लगता था, 2.5 घंटा शाम को लगता था। और सुबह 9 से 6 बजे तक की वो ऑफिस जॉब। मैं जिंदगी में मैंने ये काम कभी किया ही नहीं था। वहां जब मैं पटियाले में भी 2-3 साल मैंने नौकरी की तो वहां भी सुबह 5 बजे 6 बजे नौकरी शुरू होती थी, 7:30 खत्म। 1.5 घंटा सुबह, 1 घंटा के दिन में एक टीचिंग की क्लास और शाम को फिर 2 घंटा। वो भी ग्राउंड एक्टिविटी, खेलना कूदना, दौड़ लगाना, मेहनत करना, एक्सरसाइज करना की एक नौकरी थी, उसके पैसे मिलते थे। तो सब दिल्ली में हमें न वो नौकरी रास आई और न दिल्ली का जीवन रास आया। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरा बेटा जो है, ये नन्हे पहलवान जो है, ये पैदा हुए थे और भी मुश्किल से 3 महीने के थे। तो एक बार हमारे बॉस से हमारी थोड़ी सी खटपट हो गई। तो उसने मुझसे पूछा कि नौकरी करनी है कि नहीं। अब पता नहीं, मैं उन दिनों भी मेरे बैग में पीछे
बाई चांस उस दिन मेरे जो पिट्ठू बैग था उसमें ना मेरा अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ था, पता नहीं किस चक्कर में मैं उसको लेके आया था या क्या था। मैंने वो अपॉइंटमेंट लेटर निकाला, मैंने बोला, मैंने कहा ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। मैंने कहा इसकी बत्ती बनाओ, ऐसे मैंने कहा ऐसे ऐसे लपेट के ना इसकी बत्ती बनाओ और अपने डैश में डाल ले। मैंने ऐसे ही बोला उसको, और एक गाली भी दी। मैंने डैश के, नहीं करनी तेरी नौकरी तेरी। और हम 2 दिन की सीएल लेके हम चले आए था, फिर गए नहीं वापस, 9 महीना नहीं गए। तो दिल्ली की साई की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इस तरीके से लात मारी हमने। रिजाइन नहीं किया, तेरी ऐसी की तैसी, तू अपनी नौकरी। मेरी पत्नी ने बोला अब क्या करेंगे, अब मैंने कहा कुछ भी कर लेंगे, इस साले की नौकरी नहीं करनी है। ये बात है साहब 1991 की। तो मेरी पत्नी ने पूछा अब क्या करेंगे, मैंने कहा कर देखो, मैंने कहा तुम यू आर मैरिड टू अ वेरी टैलेंटेड गाय, डोंट वरी अबाउट लाइवलीहुड। तब मैंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को लिया दिल्ली से, और मुझे याद है 91 में हमारे पास थे 10,000 रुपए उस वक्त, शायद 3 महीने की सैलरी कुछ इकट्ठे मिली थी, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं, कहते मेरे पास 10,000 रुपए थे। वो 10,000 रुपए लेके हम अपने गांव महापुर, जिला गाजीपुर आ गए। तो जब हम रास्ते में आ रहे थे ट्रेन में, तो मेरी पत्नी ने पूछा वहां गांव जा रहा है? अच्छा, मेरी पत्नी ने वो जलंधर की रहने वाली हैं, शी वाज द नेशनल चैंपियन इन वेट लिफ्टिंग, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, न्यूली मैरिड। शी वाज हार्डली 21 एट द टाइम जब ये बात हुई है, 21 साल की उनकी उम्र थी। उन्होंने पूछा क्या करेंगे? अच्छा, मैंने नौकरी के लात मारी, मेरी धर्मपत्नी इतनी आज्ञाकारी, हे भगवान, दुनिया के हर व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिले। उन्होंने कहा चलो पति दे, राम जी आगे आगे, सीता जी पीछे पीछे, हम सब गांव चले आए। पूछा क्या करेंगे? मैंने कहा गांव में यार बच्चे पढ़ाएंगे। जब हमने अपने गांव में, हमारे गांव में घर था, काफी बड़ा था, काफी एक बहुत बड़ा कंपाउंड था, उस कंपाउंड में 8-10 बड़े घने पेड़ थे, नीम के, आम के, जामुन के, और इससे एक पाकड़ का बड़ा बड़ा पेड़ था। हमने सब अपने गांव में आके गरीब गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। मुझे याद है वो हमने जो फीस रखी थी वो 20 रुपए थी। हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पेड़ था, सिर्फ पेड़ थे। हमारे घर में 2 कमरे थे बड़े बड़े जो एक्स्ट्रा थे हमारे पास, एक बरामदा था और 8-10 पेड़ थे। हमने उन्हीं पेड़ के नीचे बच्चों को बैठा के पढ़ाना शुरू किया, और पहले साल में हमें मिले सब लगभग 250, 250 बच्चे, 20 रुपए फीस थी। हमें भी टीचिंग का, मेरे को वो, मैं तो एनआईएस पटियाला में रेसलिंग का टीचर था, कोच था। मेरी पत्नी एक सामान्य ग्रेजुएट थी, पर चूंकि मैं केवी में पढ़ा था, मुझे एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एजुकेशन क्या चीज है, ये बचपन से मुझे पता था कि शिक्षा होती क्या है। और हमने हूबहू केवी का सिलेबस, केवी का करिकुलम, केंद्रीय विद्यालयों का, केवी की प्रार्थना, केवी की यूनिफॉर्म, हर चीज, मतलब हमने एक डुप्लीकेट केवी अपने गांव में उन पेड़ों के नीचे खोल दिया। और बच्चों को पढ़ाने लगे। स्टाफ नहीं था, अगल बगल के कुछ लोग, घर के ही कुछ लोग, मेरी मदर भी पढ़ाती थी, मेरे ब्रदर भी पढ़ाते थे, मेरी भाभी भी पढ़ाती थी, मेरी पत्नी, मैं, 2-3 और लोग हमने अगल बगल से रख लिए। और हमारा एक सिंपल फंडा था, भैया देखो हमारे पास ना तो किसी किस्म की कोई मान्यता है, ना हमारी टीसी की कोई वैल्यू है, ना मार्कशीट की वैल्यू है, इसलिए हम ना तुमको टीसी देंगे ना मार्कशीट देंगे, हमारा कुछ नहीं है, हम सिर्फ तुम्हारे बच्चे को एजुकेट कर देंगे, टीसी मार्कशीट की व्यवस्था खुद कर लेना। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत आसान है, नाम लिखाओ सरकारी स्कूल में, वहां कोई पूछता नहीं था, तो हर बच्चे का नाम हम किसी एक अगल बगल के पेरेंट ही खुद ही
किसी सरकारी स्कूल में उसका नाम चलता रहता था, पढ़ता हमारे यहां था, 20 रुपया महीना हमको देता रहता था। अच्छा, अब समस्या क्या आई, बच्चों की उम्र 10-10, 12-12 साल, उनको ABCD क ख ग घ नहीं लिखना आता था। हमने कहा नो इश्यू। अच्छा, एनसीईआरटी की गांव में बुक्स नहीं मिलती थी, नियरेस्ट एनसीईआरटी शॉप जो है वो 50 किलोमीटर दूर बनारस में थी, ट्रेन से जाना पड़ता था, 3-3.5 घंटा तो बनारस पहुंचने में लगते थे, अगल बगल कहीं बुक्स मिलती नहीं थी। हम लोग कपार पे लाद के बनारस से एनसीईआरटी की बुक्स लेके आते थे, हर बच्चे को बुक नहीं दे पाते थे, तो हमने सिस्टम बना दिया कि बच्चों के पास किताब रहेगी ही नहीं, स्कूल में रहेगी सारी किताब। स्कूल में एक बुक बैंक बना दिया एनसीईआरटी का। चलो जी, बच्चों के पास न कॉपी, न पेंसिल, जूता, चप्पल, जैसे गांव के बच्चे होते हैं, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बोरी पे बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ते थे। बच्चा 10 साल का, उसको आती नहीं ABCD भी, ये बहुत करे तो क ख ग घ लिखना जानते थे, 1 2 3 4 जानते थे, हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। खैर ABCD करा के हमने एनसीईआरटी की बुक 1 पढ़ानी शुरू की, तो हमने देखा भाई 10-12 साल का बच्चा है, बुक 1 उन्होंने 1 महीने में खत्म कर ली पूरी। बच्चे भाई बेशक है तो 10 साल का बच्चा, बुद्धि तो तेज है, गांव के बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होती है। तो हमने देखा बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक 1 जो है 1 महीने में पूरी कर ली और फर्स्ट क्लास पढ़ने लग गए उतना। हम गए, हमने बनारस से हम सेकंड क्लास की बुक्स ले आए, बुक 2 शुरू कर दी, 2-3 महीने में उन्होंने बुक 2 पूरी कर दी। अभी स्कूल को खुले हुए 4 महीना हुआ था, हमारे बच्चे एनसीईआरटी की सेकंड क्लास की बुक फर्राटे थे, पढ़ने लिखने समझने डिक्टेशन लेने लग गए थे 4 महीने में। बड़ा गजब का रिजल्ट था ये। हाफ ईयरली जब एग्जाम का टाइम आया, हमने बुक 3 शुरू कर दी। तो पहले साल हमने अपने सभी बच्चों को, जो बड़े थे, जो छोटे थे उनको तो पूरा साल पढ़ाना था, जो 5-6 साल के थे वो बुक क्लास 1 में पूरे साल पढ़ेंगे, जो 10 साल का बच्चा है उसको कायदन 6 में होना चाहिए, उसको अभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करा रहे हैं। तो पहले साल में बड़े वाले बच्चों को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड करा दी। अब हमारे स्कूल में एक नर्सरी क्लास, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 क्लासेस हो गई। अब अगला साल आ गया, अगले साल कुछ और 150 बच्चे और मिल गए। अगले साल हमने पूरे जो बड़े वाले बच्चों की थी उसको हम ओरिएंटेशन क्लास बोलते थे, उनको 4th 5th करा दी। तो 3rd ईयर में हमारे स्कूल में 6th की एनसीईआरटी की बुक, और बच्चों की क्या परफॉर्मेंस थी। अच्छा, हमें कोई शोशा तो करनी थी, हमें टिम टाम कुछ थी नहीं, हमने तो सिर्फ बच्चों की, तो हमने रीडिंग, राइटिंग, डिक्टेशन और एक्सप्रेशन बच्चों का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज जबरदस्त स्कूल में शुरू कराई। बच्चों को बेसिक इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना सिखाया, डिक्टेशन लेनी सिखाई। हमारे एक गुरुजी बोलते थे कि बच्चों को डिक्टेशन ऐसे दो कि उनको सुनने की आदत पड़े। बोला मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा ध्यान से, एक बार बोल के दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुनो और तेजी से लिखो। और अगर स्पेलिंग नहीं आती तो जो डिफिकल्ट वर्ड था उसकी स्पेलिंग बोल देते थे। मुझे याद है 2 साल में बच्चे ऐसी शानदार डिक्टेशन लेते थे, और बच्चों की स्पेलिंग्स इतनी शानदार थी, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, मोती जैसे अक्षर, गांव के बच्चे। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा हम पूरा को करिकुलम जो है हमारा, एक्टिविटीज जो को करिकुलर थी वो सब केवी वाली थी, ड्रामेटिक्स, ग्रुप सॉन्ग्स, म्यूजिक, और उसके बाद स्पोर्ट्स। अच्छा, वो क्रिएटिव एक्टिविटीज पूरा। तब 2 साल के अंदर पूरे इलाके में हल्ला हो गया, यार एक नया कोई स्कूल खुला है, वहां के बच्चे इतने शानदार। यहाँ पे हमने वहां पे एक अभिनव प्रयोग किया। मैं आपको बताऊं, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता कैसे है। हमने कहा यार, हम हर सैटरडे को 2 घंटे की जो बाल सभा होती थी, उसमें एक ड्रामा, नाटक बच्चे खेलते थे। तो अब नाटक मिलते नहीं थे, तो एक बड़ी फेमस किताब थी, बनारस से लेके आए थे, बच्चों के 100 नाटक, वो लाए। उसमें 2-4 नाटक कायदे के मिले, बात की कोई मिला नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा था।
तो मैंने ऐसे ही एक दिन बच्चों को बोला, मैंने छोड़ो यार ये घिसे पिटे नाटक है, ये बेकार है। मैंने कहा तुमको मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूं, उस पे तुम लोग नाटक खेलो। तो उन्होंने पूछा क्या सर? मैंने कहा तुम लोग रोज अपने गांव से जब आते हो तो बस में आते हो, तो बस वाला तुमको बस में चढ़ने नहीं देता, क्योंकि किराया देते नहीं थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बस में घुस गए, उतर गए आके स्कूल के सामने। तो मैंने कहा बस का जो कंडक्टर है तुम लोग को कैसे झड़कता है? फिर बस में भीड़ होती है, तो वो जो कंडक्टर, उसमें 100 किस्म की सवारी होती है, कोई गुंडा बदमाश लड़का भी होता है, कोई औरत होती है जिसके 4 बच्चे हैं, कोई औरत है, मतलब ऐसे 20 किस्म की सवारियों को वो अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो वो उसका एक्टिंग करनी है तुमने कंडक्टर की। तो एक लड़का कंडक्टर बन जाता था, एक जो है विभिन्न सवारियों के रोल करता था, कोई बुढ़िया है, कोई बच्चे वाली औरत है, कोई नेताजी हैं, कोई गुंडा है, अलग अलग सवारियों के। तो कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, 2 बच्चों ने एक काम चलाऊ सा स्किट प्रस्तुत की, लोगों को बहुत मजा आया, बच्चों को बड़ी तालियां बजी। चलो तो अब सैटरडे बीत गया, अगला सैटरडे आया, तो मैंने पूछा हाँ भाई आज क्या होगा? तो 2 लड़कों ने हाथ उठाया, बोला सर। अच्छा, उस नाटक का हमने नाम रख दिया सिंह बस सर्विस। तो अगले सैटरडे फिर जब बाल सभा हुई तो मैंने पूछा हाँ भाई आज क्या है? तो 2 लड़के खड़े हुए। अच्छा, सब 30 चौथी 5वीं के बच्चे, मतलब 10-11 साल उम्र उनकी। तो मैंने पूछा हाँ आप लोग क्या करेंगे नाटक में? बोला सर हम भी सिंह बस सर्विस करेंगे। मैंने कहा नहीं यार वो तो हो गया पिछली बार। बोला नहीं सर हमने उसको इम्प्रोवाइज किया, उसमें नए डायलॉग्स, नई सिचुएशन, नई। अच्छा, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बच्चों ने खुद ही एक स्क्रिप्ट डेवलप कर ली, जो वो, क्योंकि वो रोज ऑब्जर्व करते थे ना उस घटना को, जो उनके साथ रोज जीवन का अनुभव होता था उस बस में, कैसे बस में घुसना है, कैसे उतरना है, भीड़ भाड़, कंडक्टर उनको कैसे लताड़ता था, क्योंकि अच्छा बच्चे पीछे ने बैग लाद के रखते थे, एक तो बच्चा खुद जगह घेर रहा है, ऊपर तो उसने एक बैग भी लादा हुआ है और किराया देना नहीं उसने। तो सब जो अगले बार जो बच्चों ने जो प्ले किया वो पहले वाले से बहुत अच्छा था। अच्छा, एक हफ्ता उन्होंने उसकी थोड़ा सा मेंटल प्रैक्टिस भी कर ली थी दोनों ने। इस बार तो हंस हंस के सब लोटपोट हो गए। चलिए सब, सिंह बस सर्विस। तीसरा हफ्ता आया तो फिर 2 लड़कों ने हाथ, नए लड़कों ने हाथ खड़ा किया, बोला मैंने कहा तुम लोग क्या करोगे? बोला जैसे हम भी सिंह बस सर्विस करेंगे। अब मैंने कहा यार अबे कितनी बार होगा यार सिंह बस सर्विस? कहते नहीं नहीं सर हमने उसमें और इम्प्रोवाइज किया है। अच्छा, मैंने कहा तुम भी आ जाओ। अच्छा, वो करते थे 7-8-10 मिनट का, तो उन्होंने वाकई और अच्छा किया। अब सब हमारे स्कूल में होड़ हो गई, एक दूसरे से कंपटीशन होने लगा, और कम से कम, अच्छा उसके बाद कई लोगों ने क्या किया, 2 के बाद एक तीसरा पात्र जो खलासी होता है वो भी ऐड कर दिया स्क्रिप्ट में। अब वो अच्छी स्क्रिप्ट बन गई, उसमें बड़े चुटीले, बड़े मजेदार डायलॉग्स, लोकल जो स्थानीय सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उनका चित्रण होने लग गया। तब हमारे स्कूल में मुझे याद है उस 1 साल में 50 अलग अलग ग्रुप्स ने सिंह बस सर्विस का चित्रण किया, नाटक किया स्टेज से। उसके बाद अच्छा, फिर पता नहीं ऐसे हुआ कहीं हम लोगों ने उसका किसी फंक्शन में, कहीं हमारे बच्चों ने वो आप कैन यू इमेजिन कि पूरे गाजीपुर जिले में उसकी धूम मच गई थी। ये था वो महापुर, हमारे स्कूल का नाम था महापुर पब्लिक स्कूल, मेरे गांव का नाम महापुर था। कि सब महापुर पब्लिक स्कूल के बच्चे एक नाटक करते हैं सिंह बस सर्विस। मुझे कैन यू इमेजिन, मुझे एक बार डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से एसपी साहब का मैसेज आया, एसएसपी साहब का, कि अजीत सिंह जी मैंने सुना है आपके यहाँ बच्चे ऐसे एक नाटक करते हैं, तो हमारे यहाँ पुलिस में एक पुलिस फंक्शन हो रहा है पुलिस लाइन में, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को लेके आइए और हमारे यहाँ वो नाटक कीजिए। ये हालत हो गई थी हमारी। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों ने अपनी रोजमर्रा के जीवन से बड़ी मजेदार घटनाएं उठा के उन पर नाटक खेलना शुरू किया, और खुद मां और पूरे स्कूल का हर बच्चा
अच्छा, अब देखिए ना, समाज में क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्व करना समाज की घटनाओं को। जैसे गाँव में पुराना ज़माना था, तो भा गाँव घर की जो भाभी होती थी, उसके पिताजी जब मिलने आते थे, तो वो एक कमरे में उनको बाप-बेटी को बैठा दिया जाता था, तो वो बेटी जो है ना, वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोती तो कम थी, नाटक बहुत करती थी। तो हम लोग छोटे-छोटे बच्चे थे, तो हम लोग बाहर खड़ा होके सुनते कि भौजी रोवत थी। और गा-गा के रोती थी और 2-3-4 मिनट रोने का नाटक करती थी, फिर पूछती थी गाय भी आई कि नहीं भाई, भैया कैसे हैं? मतलब पूरा हाल-चाल लेती थी, मता माई कैसन है? ये सब। अब सब बच्चे इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। सरकारी स्कूल की मास्टरनी कैसे बैठ जाती है और मुंशी जी जो है कैसे बच्चों को मारते हैं, कैसे भौरी चोखा लगता है गाँव के स्कूल में, कैसे मास्टरनी जो है ढील हेरवाती है। गाँव का जो नंगई वाला बच्चा होता है, कैसे अपने मतारी के सामने पैर पटक के रोता है, कोई चीज़ माँगते हुए। मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों का और सर मैं कहना क्या चाहता हूँ, आम तौर पे बच्चे बच्चे एक्सप्रेस नहीं करना जानते, बच्चों में स्टेज फ़ियर होता है, बच्चे किसी के सामने बात करने, बोलने में घबराते हैं, स्टेज पे जाने में घबराते हैं, 100 लोगों को, 500 लोगों को फेस करना, उसमें घबराते हैं। मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस और स्टेज पे परफॉर्म करने का इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ डिबेट्स होती थी। हमारे यहाँ इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते थे, जीके की क्विज़ होती थी, डिबेट्स होती थी, उसके बाद ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन स्कूल के अंदर ही सारी एक्टिविटी होती थी। तो बच्चे स्टेज पे आने के लिए जिद करते थे कि हमको स्टेज पे मौका मिले। आमतौर पे स्कूली बच्चे को तो मौका ही नहीं मिलता बेचारे को, वो स्टेज से भी नहीं आना चाहता। तो गांव के बच्चों में मैंने इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अच्छा स्पोर्ट्स, हमारे यहाँ रग्बी होती थी, एक कबड्डी होती थी हमारे यहाँ, और लड़के लड़कियां मिलके खेलते थे। गांव के स्कूल में अरे 10-12 साल की लड़की जवान हो जाती है, लड़के लड़कियों की मिक्स टीम बनती थी और ऐसी धुआंधार कबड्डी होती थी, लोग देखने वाले देखते रह जाते थे। अच्छा, दूसरी एक चीज, जब गांव के बच्चे आए, मुझे याद है कोविड था, तो मैंने डे वन से लड़के और लड़कियों को सेग्रीगेट नहीं किया। एक लड़का बैठा, उसके बगल में एक लड़की बैठी है, फिर एक लड़का बैठा, फिर एक लड़की थी। बचपन से वो संस्कार दिया। जब इंटरवल होता था तो हम एनकरेज करते हैं कि ये सब बच्चे मिल बांट के एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाएं। तो लड़के लड़की का कोई भेद ही नहीं था हमारे स्कूल में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। मुझे याद है हमारे स्कूल में एक दिन एक उम्रदराज एक सज्जन आए, हम गांव में थे, स्कूल चल रहा था। उन्होंने बोला जी मेरा नाम लोकनाथ पांडे है, मैं सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से रिटायर हुआ हूँ, वहाँ से हेडमास्टर रिटायर हुआ हूँ, मैंने एमए इंग्लिश और एमए हिस्ट्री किया। अरे मैंने कहा सर हमारे अहोभाग्य कि सैनिक स्कूल भुवनेश्वर का रिटायर्ड प्रिंसिपल जो है हमारे स्कूल में आए। तो बोला साहब मैं रिटायर होकर गांव आया हूँ और मैंने सारी जिंदगी तो भुवनेश्वर में और कोलकाता में बिताई है, मैंने अपने अपने इलाके के बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं, आपके स्कूल का बहुत नाम है, तो मैं आपके यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ और मैं अपनी अवैतनिक सेवा दूंगा। सर मुझे याद है पांडे जी ने हमारे यहाँ 10 साल पढ़ाया, हम उनको सिर्फ आने जाने का सिर्फ किराया भर दे पाते थे और वो आराम से आते थे, 2-3 पीरियड पढ़ाते थे, 2-3 घंटा रहते थे स्कूल में, चले जाते थे। और क्या गजब के टीचर थे। 10th सीबीएसई की 10th को इंग्लिश पढ़ाते थे और हिस्ट्री पढ़ाते थे और लगभग 40 साल का उनका टीचिंग का अनुभव था। अच्छा, ऐसे रिटायर्ड टीचर्स की हमने एक पूरी टीम बना ली थी। एक मैडम थी हिंदी की, आशा श्रीवास्तव, क्या गजब हिंदी पढ़ाती थी। एक रामसूरत सिंह जी थे, आर एस सिंह जी, वो भी इंग्लिश के टीचर थे, वो भी कोलकाता से आए थे। और यंगस्टर्स की भी एक क्या गजब डेडिकेटेड टीम बनी स्कूल में था। अच्छा मजेदार, हमने वो काम 17 साल किया, 17 ईयर्स,
बाद में महापुर से शिफ्ट होकर सैदपुर चला गया था स्कूल। सैदपुर में भी एक बगीचे में ही चला। अच्छा, बाद में एक स्टेज ऐसी आ गई थी, हमारे पास ना 5-6 कमरे थे, 5-6 हमने फूस की मड़ई बना ली थी और 5-6 पेड़ थे, बड़े-बड़े आम के पेड़ थे। तो 5-6 क्लास कमरे में लगती थी, 5-6 मड़ई में लगती थी, 5-6 पेड़ के नीचे लगती थी। तो एक दिन ना एक क्लास के बच्चे आए हमारे पास कि सर हम लोग भी पेड़ के नीचे बैठेंगे। मैंने कहा भाई पागल हो, पेड़ के नीचे बैठने वाले जो है टाट पे बैठते हैं, तुम लोग अंदर पंखे में फर्नीचर टेबल चेयर पे बैठते हो, पंखा लगा है अंदर, मड़ई वालों के पास भी टेबल चेयर और पंखा है, ये लोग तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं। तो बोला नहीं सर, हमको नहीं पंखा आपका चाहिए, हमको आपका टेबल नहीं चाहिए, हम लोग भी। तो मैंने देखा पूरे स्कूल का हर बच्चा पेड़ के नीचे बैठना चाहता है, वहां होड़ लग जाती थी। तो सब अंत में हमको रोस्टर बनाना पड़ा कि नहीं भैया हर महीने चेंज होगा। कमरे वाले कमरे से उठ के अगले महीने मड़ई में जाएंगे, मड़ई वाले उठ के पेड़ के नीचे आएंगे, पूरी क्लास पेड़ के नीचे। अच्छा, मैंने कमरे में भी पढ़ाया है, मैंने मड़ई के नीचे भी पढ़ाया है, छप्पर के नीचे, और मैंने पेड़ के नीचे भी पढ़ाया। मुझे अब समझ में आता है कि गुरुकुलों में जो शिक्षा गुरुकुल होते थे वो पेड़ के नीचे, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो शांति निकेतन बनाया वो पेड़ के नीचे क्यों? ये मेरा निजी अनुभव है। शिक्षण का कार्य में जो जो वाइब्स होती हैं, जो मजा आता है ना पढ़ाने में और पढ़ने में, वो पेड़ के नीचे ही आता है। पता नहीं ईश्वर की ऐसी, मां सरस्वती की ऐसी क्या कृपा है। मैं आज भी कहता हूं कि इस देश के साथ जो सबसे बड़ा अत्याचार हुआ ना, अंग्रेजों ने हमारी जो शिक्षा की जो गुरुकुल पद्धति थी ना, उसका जो नाश किया। और आज तो ये अंधी दौड़ हो गई, स्कूल नहीं है तो था 5 स्टार होटल्स जैसे 5 स्टार कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। मतलब क्लासरूम पूरा एयर कंडीशन, स्कूल बस एयर कंडीशन, बच्चे सारा दिन एसी में पढ़ते हैं। अच्छा, खुद मेरी पत्नी आज जिस स्कूल की प्रिंसिपल है वो पूरा एसी स्कूल है, कोई बच्चा क्लासरूम से बाहर जाना नहीं चाहता, सारा दिन एसी में रहते हैं बच्चे। मैं आपको बताऊं कि पेड़ के नीचे बैठा के 17 साल बच्चे पढ़ाए। मुझे याद है उस स्कूल का जो पहला स्टूडेंट, द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल, उस बच्चे का नाम था आशुतोष, आशुतोष सिंह। मुझे याद है उसकी मां तपती दोपहरी में जून के महीने में सैदपुर से बस में उस बच्चे को लाद के, 5 साल का बच्चा था, बस में लाद के पहले महापुर आई, महापुर से उतर के पैदल हमारे घर आई 1 किलोमीटर, और दिन में 12 बजे हमारे यहाँ पहुंची थी एडमिशन कराने। 5 साल का बच्चा, वो बच्चा 8 साल हमारे यहाँ पढ़ा, फर्स्ट से लेके 8 तक। 8वीं के बाद चूंकि अब सीबीएसई के 10th का तो हमारे सारे बच्चे 8th क्लास के बाद 8 तक ही हमारा स्कूल चलता था कायदन। फिर 9th 10th करने के लिए वहां चौबेपुर में एक स्कूल था हरमन माइनर, वो सीबीएसई स्कूल था, वहां उनकी बस आती थी सैदपुर तक, तो सारी हमारी पूरी की पूरी 8th क्लास उठ के हमारी चौबेपुर हरमन माइनर, एसओएस हरमन माइनर में चली जाती थी। फिर उस बच्चे ने वहां से 12th किया, फिर वो एनडीए में सेलेक्ट हुआ, आज वो कर्नल है हमी में, यहीं हमारे यहाँ जलंधर में ही पोस्टेड है। ही वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, अक्सर अभी भी मिलता है उससे। अच्छा, अब तो चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ गए हैं। अब मेरे पढ़ाए हुए कितने बच्चे इंजीनियर्स हैं, कितने आईआईटीएंस हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने डेंटिस्ट हैं। एक बार ऐसे एक बच्चे ने बताया कि सर वो एक बड़ी हम्बल सी, दुबली पतली सी, बहुत ही डल सी एक बच्ची थी हमारे स्कूल में, मतलब जिसका नाम भी बड़ी मुश्किल से याद आया मुझे। बोले सर वो बच्ची याद है? मैंने कहा हाँ। वो जानते हैं आजकल आप कहाँ है? वो बोल रहे हैं, कहते सर वो सिटी बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और आजकल ऑस्ट्रेलिया में। तब इन बच्चों को जिंदगी में कभी पेंसिल नसीब नहीं हुई। कई साल तो बच्चे नंगे पैर स्कूल आते थे, ये तमाम बच्चे, और ऐसे एक आध थोड़े थे, कम से कम 5,000 बच्चे ऐसे होंगे महापुर क्षेत्र के, महापुर और सैदपुर के, जिनको मैंने और मेरी पत्नी ने 17 साल तक पढ़ाया। Thousands of them.
अच्छा कई बार ना लोग मेरी पकड़ मस्ती मेरी मैं मैं तो उटपटांग भाषा भी तो बोलता हूँ ना यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के, गाली फक्कड़ भी खूब देता हूँ और बड़ा बेबाक बेलौस बोलता हूँ। गरियाने का मन करता है तो खुल के गरियाता हूँ, चाहे कोई आ जाए मेरे सामने। तो कई बार मुझसे, जैसे मैं वो हरियाणा में जब ये पहलवान आंदोलन चला था तो मैंने इनकी खूब बखिया उधेड़ी थी, तो लोग मुझे बहुत गाली देते हैं, अरे साले तूने जिंदगी में खुद क्या किया है। मैंने कहा बेटा मेरा जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी ना, मेरी जिस दिन वर्क रिपोर्ट लिखी जाएगी, उस दिन 5,000 बच्चे निकल के आएंगे सैदपुर एरिया के, जिनको मैंने पेड़ के नीचे बैठा के आदमी बनाया है। खैर साहब, हजारों बच्चे हैं आज। उसके बाद साहब ये 17 साल तक सिलसिला चला। हम महापुर रहे, उसके बाद नौकरी मेरी कागजों पे तो चलती रही 10-12 साल। जैसे सरकारी नौकरी आपको पता है कैसे चलती है, वैसे ही चलती रहे। और हम अपना शिक्षण कार्य में लगे रहे। उसके बाद 17 साल महापुर और सैदपुर में बिताने के बाद हम पंजाब शिफ्ट हुए, और पिछले 17-18 साल से हम पंजाब में रह रहे हैं। फिर यहाँ आके फिर मैंने, मेरे दोनों बेटों ने रेसलिंग शुरू की, तो फिर मैंने एज ए रेसलिंग कोच अपना करियर दोबारा स्टार्ट किया। विभिन्न अखाड़ों में मैं रहा, और तो इस तरीके से लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जहां मुझे खुद को एहसास हुआ कि मेरा जो असली जिस काम में मुझे मजा आता है वो है टीचिंग। मतलब मेरे अंदर जो एक शिक्षक है वो जन्मजात बैठा है, और मुझे सब सर्वाधिक आनंद जो आता है वो पढ़ाने में आता है। और वो टीचिंग का मेरा, अच्छा किसी न किसी रूप में मैंने देखा, मैं अब यहाँ पर भी आपके सामने बैठ के जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी मेरा वो टीचर वाला रूप बाहर निकल के आ जाता है। अच्छा, ये तो था मेरी पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट। पर मुझे याद है जब मैं बचपन में, जब मैं 15-16 साल का था, और जब मेरे अंदर साहित्य पढ़ने की, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी पढ़ने की जब अभिरुचि जागृत हुई और मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ने के साथ साथ एक शौक और लग गया म्यूजिक का। और सामान्य म्यूजिक नहीं, मैंने जिंदगी में कभी ये सामान्य म्यूजिक नहीं सुना। हालांकि हिंदुस्तानी फिल्म संगीत, पुराना वाला जो संगीत था वो वाकई लाजवाब है। दुनिया में ऐसा संगीत आपको नहीं मिलेगा। स्पेशली लता जी, रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार जैसे गायक, और मदन मोहन और नौशाद और खयाम और रोशन जैसे संगीतकार हों जिस इंडस्ट्री में, क्या गजब म्यूजिक। पर बहुत जल्दी मुझे याद है 1984 के आसपास, जबकि मैं 18-19 साल का था, अंबाला में हम लोग स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे, उस स्टेडियम के बगल में एक रुक्मणी देवी हॉल है। वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम है, उसके बगल में वो हॉल है, रुक्मणी देवी ही नाम है शायद, ऐसे ही कुछ नाम है। वहां पे पंडित राजन साजन का एक शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हुआ जो कि सारी रात चला था। हमारे एक दोस्त थे, वो तब तक मुझे मेहदी हसन साहब और गुलाम अली की गजलें सुनने का शौक पैदा हो गया। तो हमारे घर में पिताजी पता नहीं कहां से एक कैसेट ले आए थे गुलाम अली की। हालांकि उनको कोई शौक वौक नहीं था, पता नहीं कहां से आ गई थी। वो हमने सुनी तो मुझे बहुत भाई वो, तो मैं 1 साल से वो सब सुन रहा था, स्पेशली गुलाम अली। तब तक वो पंडित राजन साजन का कंसर्ट मिल गया। मुझे याद है मैंने वो पहला कंसर्ट सुना, और उसमें उन्होंने, अच्छा वो जीवन में पहला अनुभव था शास्त्रीय संगीत का। पता नहीं था ये है क्या।
और उसमें याद है मुझे वो उन्होंने राग विहाग गाया था, उसके बाद मालकोस गाया, दुर्गा गाया, और मतलब सारी रात चली थी बैठक, सोच लीजिए। सिंह बंधु, एक दो सिख बंधु थे, वो भी पहले उन्होंने गाया था, 6 से 9 उनका था, 9 से फिर पंडित राजन साजन बैठे थे, सुबह 6 बजे तक गाए थे। खैर अच्छा लगा, सारी रात हम सुनते रहे, बात आई गई हो गई। उसके बाद करीब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद किसी ने मुझे बताया कि वो जो कंसर्ट हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है। मैंने पूछा कहाँ? बोला वो हमारे यहाँ एक तबला प्लेयर थे अंबाला में, अच्छे थे, काफी रियाज था उनका, उन्होंने रिकॉर्डिंग कराई थी। तो मैंने पूछा कहाँ मिल रही है? बोला वो जो वो टेप रिकॉर्डर वाला है ना, उसके यहाँ है उसकी मास्टर कॉपी। तो मैं गया था, मैंने अपनी कैसेट दे के 4 कैसेट्स की एक मैंने वो ले ली। टेप काम चलाऊ टेप रिकॉर्डर घर पे था, और सब तभी मेरा सिलेक्शन हो गया स्पोर्ट्स हॉस्टल भिवानी में। तो वो चारों कैसेट लेके मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल भिवानी चला गया, और 2 साल मुझे वो शास्त्रीय संगीत की वो राग विहाग स्पेशली वो सुनने का मौका मिला। और 1 महीने बाद मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में अगर कुछ है तो वो तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। उसके बाद साहब जो चस्का लगा, उसके 20 साल की उम्र में अब पहलवानी पे फोकस कम हो गया। अच्छा, एक करेला नीम कैसे चढ़ गया ये सुन लो। वो करोड़ीमल हॉस्टल है भिवानी में, वेस्ट कॉलेज के ठीक सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड के इस तरफ एक करोड़ीमल हॉस्टल है, उसमें साई का हॉस्टल चलता था। उस हॉस्टल के ठीक सामने, वेस्ट कॉलेज के ठीक सामने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। अच्छा, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज वर्ल्ड की सबसे अच्छी लाइब्रेरीज है, इतनी वेल मेंटेन्ड तो पूरे वर्ल्ड में कोई लाइब्रेरी हो नहीं सकती जितनी हरियाणा की स्टेट लाइब्रेरीज है। मैं आज भी मैं कहता हूं, हरियाणा की स्टेट लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी स्टाफ और लाइब्रेरियन है, उससे आप वैसे पूछ लो कि भाई साहब इस ऑथर की ये बुक है, तो वो वहां से बैठे बैठे बताते थे। मुझे याद है निकीराम शर्मा लाइब्रेरी थी भिवानी की, वो जो लाइब्रेरियन थे ना वैसे बताते कि एक काम कर, 7वीं अलमारी, 7वीं रो में, तीसरी अलमारी में, चौथी रो में वो किताब रखी है। इतना याद। जब मुझे याद है वहाँ के भिवानी की स्टेट लाइब्रेरी के स्टाफ ने मुझे लाइब्रेरी में कैटलॉग से बुक कैसे ढूंढी जाती है ये सिखाया। एक दिन स्पेशली कहना एप्पल बना, मैं सिखाऊंगा तुझे। उन्होंने बताया देख ऐसे, ये देख ये होता है, ये कोड होता है, ऐसे होता है, देख तुझे ये वाली किताब चाहिए, ऑथर का नाम है ये, ऐसे ऐसे ढूंढी जाती है। लाइब्रेरी साइंस में कोडिंग कैसे होती है किताबों की, किताबें कैसी रखी जाती है, कैसे ढूंढी जाती है। अच्छा, सबसे मजेदार बात है कि सारा दिन लाइब्रेरी में लोग आते जाते थे। अब तो लाइब्रेरी पढ़ने वाले ही लुप्त हो गए, उस जमाने में लोग पढ़ते थे। तो वो कहते थे जी जहां से किताब उठाओ, जैसे ही हम लाइब्रेरी के मेंबर बनते थे ना, लाइब्रेरी का स्टाफ बकायदा ट्रेनिंग देता था। पहला नियम, जहां से किताब उठाओ ठीक वहीं वापस रखनी है, एक भी इधर उधर नहीं रखनी। अगर भूल जाओ कहां से उठाई थी तो उसको वापस अलमारी में मत रखो, ऊपर रख दो, हम आप रखते हैं। और सारा दिन लाइब्रेरी का स्टाफ कुर्सी नहीं तोड़ता था हरियाणा में, ना ना, सारा दिन लाइब्रेरी का स्टाफ किताबों को वापस रीअरेंज करता था, सारा दिन। इसलिए उनको एक एक किताब की नॉलेज होती थी कि कौन सी किताब कहां पड़ी है। और इतनी रिच कलेक्शन, इतना रिच कलेक्शन, मैं क्या बताऊं। तो मुझे इसका अनुभव हो गया था, और मैं सारा सारा दिन अंबाले की लाइब्रेरी में, अंबाले की जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी उसमें बैठ के, स्टेशन के सामने है, अब का पता नहीं, पहले स्टेशन के सामने थी, वहां बैठ के ना सारा दिन में पढ़ता था। मैंने 20 उपन्यास तो लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़े। तो जैसे ही मैं भिवानी पहुंचा, मैंने कहा सबसे पहले पता लगाओ स्टेट लाइब्रेरी कहाँ है, तो पता लगा ये रही सामने, मतलब हॉस्टल से 200 मीटर की दूरी पे स्टेट लाइब्रेरी। ओहो, मैंने कहा भाई जी सा आ गया। मुझे याद है मैंने बैग रखा स्पोर्ट्स हॉस्टल में, और सुबह 9 बजे लाइब्रेरी में हाजिर था। मेंबरशिप ली, तो वहां पे पहले दिन देखा, ध्यान नहीं दिया।
दूसरे दिन भी नजर पड़ी, ध्यान नहीं दिया। एक श्रीमान जी थे, लंबे से दाढ़ी वाले। जैसे मैं सारा दिन लाइब्रेरी में किताबें टटोलता रहता था, वो भी किताबें टटोलते रहते थे। उन्होंने मुझे नोटिस किया था, मैंने उनको नोटिस नहीं किया था। तीसरे दिन मैं कहीं रात को कोई दवाई की दुकान पे कुछ लेने गया था, तो वहां उन्होंने मुझे नोट किया ऐसे कर। मैंने तो पहचाना नहीं, उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि वो मुझे 2 दिन से लाइब्रेरी में देख रहे थे। तो उनसे सब परिचय हुआ। उनका नाम था देवेन काल। आज तक मेरे जीवन के जो अभिन्न मित्र हुए हैं, 1986 से लेके आज तक उनसे दोस्ती बरकरार है। शायद ही कोई हफ्ता बीतता हो जब हमारी फोन पे बात ना होती हो। अभी कल ही हो रही थी। देवेन कालरा जी से उस लाइब्रेरी में परिचय हुआ, दोस्ती हुई। वो भी किताबों के आशिक, हम भी किताबों के आशिक। अच्छा, जब ये दो किताबों के दो आशिक मिल जाते हैं तो वी एक्सचेंज आइडियाज, वी एक्सचेंज बुक्स, वी शेयर बुक्स। कुछ का इंटरेस्ट अलग होता है, उनका कुछ था, मेरा कुछ था। मेरा ज्यादा लिटरेचर में था उनका, और फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ते थे वो। तो देवेन कालरा साहब को, उनको भी म्यूजिक का शौक था, पर वो गजलें ही सुनते थे। मैं क्लासिकल म्यूजिक से मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया। फिर हम लोग, मैं और देवेन कालरा मिलके घूम घूम के हिंदुस्तान में, दिल्ली तक की दौड़ होने लग गई थी। दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम और मंडी हाउस और वो पूरा जो सर्किट था ना, वहां पे मैंने कम से कम 100 कंसर्ट तो मंडी हाउस और कमानी हाउस और इन शकुंतलम में और इसमें उसमें ऑडिटोरियम्स में। उस वक्त का कोई ऐसा बड़ा कलाकार नहीं था जिनके मैंने 5 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे बैठ के उनको रूबरू न सुना हो। मतलब नशा था तब। तो एक पढ़ने का नशा, साथ में टेप रिकॉर्डर पे शास्त्रीय संगीत की कैसेट बज रही है। और एक एक दिन में 18-18 घंटे, 4-5 अखबार रेगुलर रोज के, 4-5 मैगजीन्स, 2-4 किताबें और 10-20 कैसेटें। यही दुनिया थी। तो अब धीरे धीरे उम्र हो गई मेरी 23 साल। फिर एनआईएस पटियाला चला गया, भिवाड़ी छूट गई। एनआईएस में वहीं वहीं डिप्लोमा किया तो वहीं नौकरी मिल गई। तो नौकरी में भी अपना सुबह शाम, सुबह 1.5 घंटा, शाम को 2 घंटा, दिन में 1 घंटा, बाकी 20 घंटा फ्री। तो वो 20 घंटे में सिर्फ पढ़ना और शास्त्रीय संगीत। मौका मिलते ही 2 दिन की छुट्टी मिली। मतलब पता लगा पूना में सवाई गंधर्व फेस्टिवल हो रहा है, अजीत सिंह जो है 2-3 दिन की छुट्टी लेके पूना पहुंचे हुए हैं। नॉर्थ इंडिया का कोई, मुझे याद है मैंने 10 साल कोई कंसर्ट नहीं छोड़ा जहां सामने बैठ के ना सुना हो। और ये सब अभी 25 साल की उम्र हुई है। 24.5-25 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी का किस्सा अगले वीडियो में सुनाऊंगा। बहुत मजेदार किस्सा है वो भी। मेरी पत्नी मुझे कैसे मिली, कहाँ मिली, कैसे हुई शादी। बड़ी क्रांतिकारी शादी थी, बट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैरिजेस। मेरे दोस्त आज भी कहते हैं कि आपके जैसी, हे भगवान, आपके जैसी सफल मैरिज ईश्वर सबको दे। आज काफी लंबी वीडियो हो गई, आपसे बातें करने में मजा आ रहा है। दोबारा मिलते हैं, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। कल नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।